तो चलिए भाई, वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर 5। बीच में बहुत सारा लेक्चर हम लोग स्किप किए जिसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस था। अगर आवश्यकता पड़ेगी तुम लोग बाद में उसको देखें, ठीक है। तो कुछ एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 are equal। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? दो एपी गिवन है, एक एपी है हमारे पास, एक एपीए है। पूछ रहा है कौन सा ऐसा टर्म है जिसके लिए इस एपी का भी वैल्यू और इस एपी का भी वैल्यू, एन के लिए कौन सा एन टर्म जो है दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एपी के लिए हम लोग लिखेंगे पहले फर्स्ट टर्म इज 63, कॉमन डिफरेंस इज 2। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए? ठीक है भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए nth टर्म के लिए, किसके लिए? फर्स्ट एपी के लिए, ठीक है। अब लोग देखते हैं सेकंड एपी के लिए। सेकंड एपी के लिए ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया? इट इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड ए एन इज तो इसके लिए क्या हो गया हमारे पास? ए एन इक्वल टू -4 + 7 है। अब अगर इसको हम लोग इसके साथ इक्वेट कर लें तो हमारा वैल्यू आ सकता है। ठीक है भाई, क्योंकि क्वेश्चन दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल। ठीक है, दोनों को हम लोग इक्वल कर लिए और फिर सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, n क्या निकल गया हमारा? 13, यानी 13th टर्म जो होगा वो दोनों का क्या होगा? आपस में इक्वल हो। क्लियर हो गया? समझ बात आ गई? इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ जाए आगे, चलिए भाई। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000। ये इसका एनुअल सैलरी है, ध्यान देना। इट इज नॉट मंथली, इट इज एनुअल। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। ठीक है, 200 उसको ईच ईयर का इंक्रीमेंट मिल रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। इंक्रीमेंट का मतलब होता है जो हर साल, जैसे अभी 5,000 मिल रहा है, अगले साल उसको 5,200 मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर उसको 5,400 मिलेगा। 200 का इंक्रीमेंट हर साल मिलता है। इसी तरह का सेम प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आदमी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो लोन लिया है और उसका मान लो ऐसा सर्टेन इंटरेस्ट 200 इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ रहा है हर साल। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा आफ्टर विच ईयर या आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ही हैज टू पे a certain sum of 7,000 और certain sum of something else। उस कंडीशन में भी हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा ए क्या हो गया भाई? ए क्या हो जाएगा भाई? 5,000 हो जाएगा। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 200। शाबाश, क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट ईच ईयर होना है। या फिर सिमिलर सवाल जिसे हम लोग देखे थे, अगर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट बिट सवाल रहेगा, उसमें भी अगर हमारा इंटरेस्ट ऐसा कुछ क्रेडिट हो रहा है 200, 300, 500 कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन डिफरेंस की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, समझ गए बात को? और उसके बाद जो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। इस प्रॉब्लम के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम जिसमें 7,000 या कुछ भी दिया रहे वो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। या फिर इसी तरह का अगर कॉमन इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल रहेगा, उसमें अगर कुछ सर्टेन अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर सर्टेन ईयर्स, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? लास्ट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे। एपी का फॉर्मेट आ गया हमारे पास ये, तो इसके लिए हमारे लिए ए क्या हो गया? 5,000 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? बहुत अच्छे, ठीक है। तो पूछ रहा है भाई, एन पूछ रहा है। ठीक है, तो एन निकाल लें हम लोग। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास n क्या है। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा हमारे पास 11। n क्या हो जाएगा? नहीं,
n क्या हो जाएगा 11 ईयर हो जाएगा। तो अगर ये पूछेगा इन विच ईयर, लेकिन यहाँ देखो therefore in the 11th year his salary will be 7,000, लेकिन पूछा है सवाल में क्या इन विच ईयर, इन विच ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे 1995 में 11 ऐड करेंगे। समझ बात आ गई, क्लियर हो गया, तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ बात आ गई। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पूछेगा देन 11th ईयर है ना विल बी द आंसर, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है इन विच ईयर, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट 1995 प्लस 11 है ना, कौन सा ईयर हो जाएगा, तो 2006 में उसको जो है 7,000 मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। सिंपली इस तरह के सवाल में एपी जो है उसके फॉर्मूले जाने से अच्छा है आप फटाफट ए लिख लीजिए, डी लिख लीजिए, सब गिवन ही होता है ना, और टी एन दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, बना लेंगे आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया एन क्या हो जाएगा भाई, सॉरी ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5, शाबाश। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो उसका वीकली सेविंग है, जो उसको इंक्रीमेंट दे रहा है, या फिर जो इंटरेस्ट है, इस तरह के सवाल में ये होता है उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और टी एन कितना है हमारा 20.75, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 1.75 एंड टी एन इज 20.75। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला of finding Tn or An, that is a plus n minus 1 d. Simply calculate and solve the problem. You can thus easily find the value of n, that is 10। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि n का वैल्यू 10 हो गया, इसका मतलब 10th वीक के बाद जो है उसका सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगा। इजी तो चलिए कुछ एक प्रॉब्लम और देख लें क्या, कुछ एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे एक नया चीज पहले, फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। अभी हम लोग जो भी देखे वो टी एन का फॉर्मूला बेस देखे, दैट इज ए प्लस n minus 1 d। ठीक है, नाउ वी विल लर्न फाइंडिंग द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई भी एपी है उसका एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसका सम जो है कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला और एक टेक्निक देखें। ठीक है, नाउ वी हैव एन एपी दैट इज 3, 5, 7, 9 एंड सो। ठीक है, समझ गए बात को। अगर हम लोगों को एपी जो है 3, 5, 7, 9 तक का ही रहे सिर्फ, तो इसका सम क्या होगा 3 + 5 + 7 + 9। सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज, sum of consecutive 3 terms is 15 and sum of consecutive 4 terms is 24। ये समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब हम लोग 4 टर्म्स था तो ऐसा इजीली ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन इफ इट इज गिवन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 400 टर्म्स देन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर रीडिंग 1 by 1। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज एस एन इक्वल टू, एस एन मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, दैट इज n by 2 2a plus n minus 1 d। You can easily understand the working of this formula, that is n by 2 a plus n minus 1 d। अब इसमें देखो जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें ये जो इंसर्कल किया हुआ है ये हम लोग इजीली समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, दिस इज टी एन, यस दिस इज टी एन, एक्चुअली यही फॉर्मूला है, देखो है ना, a plus n minus 1 d है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया, n by 2 इंटू a plus टी एन और a n। समझ बात आ गई, समझ बात आ गई। चलिए भाई, तो कुछ एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म। नाउ फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। ऐसा एक एपी है हमारे पास, इसका 10 टर्म्स का
you have to find the sum of 10 terms. First of all, we will write the value of first term, common difference and the value of n, है ना। तो इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 10, वो भी लिख लेना, ठीक है। नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दैट इज Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। राइट द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन व्हाइल सॉल्विंग द सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो, ठीक है। इस तरह से वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ n, a and d, and thus you can easily find the value of first 10 terms is 245। तो दिक्कत है भाई, चलिए भाई। Now we have again another AP 0.6, 1.7, 2.8 and so on, and you have to calculate the sum of first 100 terms. It is given that first term is 0.6, common difference is 1.7 minus 0.6, that is 1.1, and we have given n equal to 100. Write the formula for the sum of first n terms, that is n by 2 into 2a plus n minus 1 d. Put the value, put the respective value and calculate. You can easily calculate and find the value of first sum of first 100 terms, that is 5505। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। We have next problem, how many terms of the AP 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636? Here you have given first term, common difference and the sum of n terms. You have to find the number of terms. First of all, write the AP and write the first term, common difference and the sum of n term is 636, and you have to find the value of n. Write the formula for sum of first n terms, that is n by 2, 2a plus n minus 1 d. Put the respective value and find out the value of n. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाए भाई, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय कार्टेशियन मेथड, है ना, स्प्लिटिंग द मिड टर्म, अगर ध्यान में हो तो, है ना, तो मिड टर्म को हम लोग स्प्लिट करके ऐसा बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, n का 2 वैल्यूज निकल रहा है, एक n का वैल्यू निकल रहा है फ्रैक्शन में और एक n का वैल्यू निकल रहा है इंटीजर में और पॉजिटिव इंटीजर में। तो हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो हमको क्या करना है, हमेशा ध्यान देना है जिसका वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, काउंटिंग नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो काउंटिंग नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव भी होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, n जो है दो चीज है, n जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है और n कभी भी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। दैट्स वाई अगर ये पॉजिटिव भी आता तब भी इसको हम लोग नहीं लेते, क्योंकि n के लिए काउंटिंग नंबर होना जरूरी है, इसीलिए हम लोग n का वैल्यू यहाँ पर 12 है। क्लियर हो, रीजन समझ में आया। तो इस तरह का ज्यादातर जिसमें हम लोग को n का वैल्यू निकालना है इन केस ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, उसमें ज्यादातर में ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फ्रेम में आता है, और सॉल्यूशन के केस में ऐसा 2 सॉल्यूशंस आता है। हमेशा कंसंट्रेट कहाँ करना है हमको, जो नेचुरल नंबर है, n का जो नेचुरल नंबर का वैल्यू आ रहा है दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है भाई। कहाँ समझ गए भाई। तो मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लोग ऐसा, इसका वैल्यू ही हो जाएगा हमारा, समझ गए बात को। चलिए तो बढ़े आगे, चलिए तो आज के लिए इतना ही।